नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिनिधित्व का अर्थ, प्रतिनिधित्व की परिभाषा और प्रकार एवं सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रतिनिधित्व क्या है। कोई भी समूह या गुट आज आवश्यक निर्णय लेने तथा आवश्यक बातचीत के लिए अपने बड़े आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर अपने सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए वे अपने कुछ प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव कर लेते हैं जो भविष्य में प्रत्येक निर्णय में भागीदार बनते हैं और समूह या गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टि से प्रतिनिधियों द्वारा समूह के लिए अधिकृत शक्ति के तहत कार्य करना प्रतिनिधित्व कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में प्रतिनिधित्व की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सारे नागरिकों या उनके किसी अंश की अभिवृत्तियाँ, अधिमान्यताएं, दृष्टिकोण और इच्छाओं को उनकी ऐच्छिक कार्य का रूप प्रदान करता है और जिनके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं पर बाध्यकारी प्रभाव होता है। इसी तरह रॉबर्ट वान मोहल के अनुसार प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्त नागरिक या उनका कोई अंश सरकारी कार्य पर जो प्रभाव डालता है वह उनकी सुव्यक्त इच्छा के अनुसार होता है। उन्हीं में से थोड़े से लोगों द्वारा उनकी ओर से किया जाता है और यह उनके लिए मानना आवश्यक होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ समझने के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समझना भी आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति की तरफ संकेत करना प्रतीत होता है। राजनीतिक प्रतिनिधि ही निर्वाचित व्यक्ति होता है जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक समाज में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का वैधिक अधिकार रखता है। A.H. बिर्च ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परंपरागत या कानून द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि का स्तर रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की अदा की गई भूमिका का सूचक है। प्रातिनिधिक प्रणाली का विकास। प्रतिनिधित्व प्रणाली की उत्पत्ति को लेकर राजनीतिक विद्वान एक मत नहीं है। मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो इसे आधुनिक युग की उपज मानते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजा ही शक्ति का एकमात्र अधिकारी था और शासन के सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे। जब राजा की निरंकुशता बढ़ने लगी तो जनता की आवाज़ को दबाए रखने के लिए अपने कुछ सलाहकारों को जनप्रतिनिधि के रूप में उभरने लगी। जब राजा को धन की जरूरत पड़ती थी तो वह कुछ जनप्रतिनिधियों को अपने पास बुलाने लगा और धीरे धीरे यह प्रतिनिधि समाज का महत्वपूर्ण अंग बन गए। राजा और जनता को जोड़ने में इन्हीं प्रतिनिधियों ने भूमिका अदा करनी शुरू कर दी और 13वीं सदी के अंत में तथा 14वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में संसद, फ्रांस में स्टेट्स जनरल, स्पेन में कोर्टेस, जर्मनी और जापान में डायट के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ।
इन संस्थाओं और राजाओं में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और अंत में प्रतिनिधि संस्थाओं की ही विजय हुई। 1213 में जॉन ने प्रत्येक काउंटी ने से 4 बुद्धिमान नाइटों को बृहद सभा की बैठक में बुलाया। हेनरी तृतीय ने 1254 में, एडवर्ड प्रथम ने 1295 में ऐसा ही सभाएं की। एडवर्ड प्रथम की सभा आदर्श संसद के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 400 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला था। इंग्लैंड की संसद एक मदर पार्लियामेंट के रूप में विख्यात थी क्योंकि इसमें सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि थे। धीरे धीरे इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास होता रहा और 1919 में सभी वयस्क पुरुष व स्त्रियों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। आज इंग्लैंड प्रतिनिधि लोकतंत्र व राजतंत्र का अनूठा उदाहरण है। इंग्लैंड की तरह ही अन्य देशों में भी प्रातिनिधिक प्रणाली का बराबर विकास होता रहा। 1871 का तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र तथा 1919 का वाइमर गणतंत्र प्रातिनिधिक प्रणाली के विकास के अनूठे उदाहरण हैं। अमेरिका क्रांति के समय भी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा गूंजा और अंत में वहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि साम्यवादी देशों में भी प्रतिनिधिक प्रणाली का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वहां वास्तविकता कुछ और ही है। भारत में भी 1857 की क्रांति के बाद प्रतिनिधिक प्रणाली की शुरुआत हुई है और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की परिषदों में भारतीयों को कुछ स्थान दिए गए। 1892 तथा 1909 में इस संख्या को कुछ बढ़ा दिया गया और 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा उत्तरदायी प्रतिनिधिक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। 1955 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधिक प्रणाली की जड़ें और अधिक गहरी कर दी। भारत में पहली बार प्रांतों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधिक सरकारें बनी। 1946 में संविधान सभा का निर्माण भी प्रतिनिधिक व्यवस्था के तहत ही हुआ। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि शासन का संचालन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधि लोकतंत्रीय देश है। आज भारत के संविधान में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है और जनता अपना शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चला रही है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व के बारे में अनेक सिद्धांत प्रचलित है। एलन वाल ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला उत्तरवादी प्रजातंत्रीय सिद्धांत, दूसरा समष्टिवादी सिद्धांत। उनका कहना है कि उदारवादी प्रजातंत्र में न केवल मताधिकार का विस्तार है बल्कि मतदान के अधिकारों में भी समानता है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग बुद्धिवाद के अनुसार ही करता है और जनता की संप्रभुता को सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में ही प्रकट किया जाता है। इसमें चुनाव की आवश्यकता का आधार वह उदारवादी दर्शन है जो मनुष्य को अपने व्यक्तित्व एवं परिस्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधित्व का उत्तरवादी सिद्धांत ही राजनीतिक दलों के उदय और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का आधार है। इसके साथ समष्टिवादी सिद्धांत भी घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि विधानमंडल को व्यक्तियों और मतों की बजाय बहुसंख्यक वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस सिद्धांत का मानना है कि जनता की संप्रभुता तथा बहुमत की इच्छा दोनों ही सर्वोपरि हैं, लेकिन सोवियत संघ का यह दावा झूठा हो गया कि साम्यवादी देशों की समष्टिवादी प्रतिनिधिक प्रणाली पूंजीवादी राज्यों के लोकतंत्र से अधिक श्रेष्ठ है। आज चीन, कोरिया, क्यूबा में भी प्रजातंत्र के नाम पर
प्रतिनिधि प्रणाली के साथ ही वही मजाक किया जा रहा है जो सोवियत संघ में किया गया था। इसलिए समष्टिवादी प्रातिनिधिक सिद्धांत ठीक नहीं है। केवल उदारवादी प्रजातंत्रीय सिद्धांत ही प्रातिनिधिक प्रणाली का सही प्रतिमान हो सकता है। इस सिद्धांत के अतिरिक्त आज दो प्रतिकूल सिद्धांत ही अधिक मान्य हैं, जो अदिष्ट प्रतिनिधित्व तथा आदर्शहीन प्रतिनिधित्व के रूप में हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।